आप अगर कैंडिडेट्स को भी आप खड़ा करके अगर देखेंगे ना, तो उसमें कहीं न कहीं बीजेपी का कैंडिडेट ना आपको बैकफुट पे नज़र आते हैं। मेरा भी यही आकलन था कि अभिषेक तो पहले वापस चले गए, वो थोड़ा सा जी, इम्प्रूव भी लग रहे थे। अभी जो जी, कैंडिडेट है मेरे अंदाज से तो कैंडिडेट लाइक भी नहीं लग रहे हैं। मेरे को बिल्कुल। कोई पूछेगा 10 में रेटिंग देने के लिए तो मैं 2 रेटिंग भी नहीं दूंगा, क्योंकि लीडर टैंक का मकसद है कि लीडर वो होने चाहिए जो जनता की आवाज उठाए। इसलिए मैं तो जनता को यही अपील करूंगा, काश जितना जल्दी भूल जाओ उतना आप जल्दी इंडिया डेवलपमेंट में मदद कर सकते हैं। बीजेपी के पास कोई वहाँ कैंडिडेट है नहीं जो अभी प्रशांत किशोर का सामना कर सके। अच्छी सी ईमानदारी से अगर आप देखेंगे ना, तो ऐसा कोई कैंडिडेट वहाँ जमीनी स्तर का नहीं है। जैसे अभिषेक सिन्हा का देख लिया, उस आदमी को तो आप किसी भी हालत में सपोर्ट नहीं कर सकते। जिस बीजेपी में इतने टेंटेड लोग हैं, ठीक है, उस बंदे का फादर के नाम पे टेंट होने पे उसका कैंडिडेचर विड्रॉ कर लिया और वो बंदा बोल भी नहीं पाया, वो आपका लीडर बन सकता है? नहीं बन सकता। हेलो दोस्तों, आज हमारे साथ सुधांशु जी ज्वाइन किए हैं। आज हम उनसे फिर से अगेन बांकीपुर के सारे कैंडिडेट पे डिस्कस करेंगे। और जैसे हमने बोला, हमें ये मतलब नहीं है कि कौन जीतेगा या कौन हारेगा। लीडर टैंक का मतलब है बेस्ट कैंडिडेट जनता को बताना कि हम बेस्ट क्यों समझते हैं, जितना हमारी पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग है। तो सुधांशु जी, अभी तक 3-4 लोग तो ऐसे डिक्लेयर हो चुके हैं। 3 के जीतने की संभावना ज्यादा प्रबल है अगर कुछ भी कॉम्बिनेशन बने। तो अगर हम 3 का ही डिस्कस करें, क्योंकि हम टॉप 3 को अभी अगर मान के चले कि जो लग रहे हैं कि सबसे आगे हैं अभी कैंडिडेचर में, तो आप किन से स्टार्ट करना चाहेंगे? आप किन का रिव्यू पहले देना चाहेंगे बांकीपुर के लिए? बिल्कुल, पहले तो बहुत-बहुत शुक्रिया इस ये मीटिंग ऑर्गेनाइज़ करने के लिए। तो जहाँ तक बांकीपुर की बात है, अभी तक जो 3 कैंडिडेट्स हैं, उन 3 कैंडिडेट्स में अगर आप एजुकेशन लेवल अगर देखेंगे, एक-एक पैरामीटर्स पे अगर हम डिस्कस करें, तो एजुकेशन लेवल अगर देखेंगे तो प्रशांत किशोर जी उसमें आगे हैं। तजुर्बा और पॉलिटिकल डिप्लोमेसी अगर देखेंगे, उसमें भी प्रशांत किशोर आगे नज़र आते हैं। जहाँ तक बात रही बीजेपी के कैंडिडेट्स का, तो बीजेपी कैंडिडेट के बीच जो अभी कुछ एक कॉन्फ्लिक्ट्स आ रहा है कि जो 12 साल की उम्र में वो पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं, जिस तरह से उनका डेट ऑफ बर्थ और पार्टी का ज्वाइनिंग डेट जिस तरह आ रहे हैं, वो काफी कॉन्फ्लिक्टिंग है और लोगों को मिसलीड करने का एक दूसरा मेथड है। तीसरा कैंडिडेट जो जेजेडी पार्टी का है, जो लालू के पार्टी से कैंडिडेट हैं, उनका जहां तक बात है तो उनका जमीनी हकीकत अभी उतना अच्छा दिख नहीं रहा है बांकीपुर के केसेस में। तो अगर ये सारी पैरामीटर्स को अगर देखें तो मैं सबसे अच्छा रेटिंग पे अगर दूंगा तो मैं प्रशांत किशोर जी को 1 नंबर में रेटिंग दूंगा, 2 नंबर में बीजेपी के कैंडिडेट्स को रेटिंग दूंगा और 3 नंबर में अगर दिया जाए तो वो लालू के पार्टी के रेटिंग्स में आएंगे। तो आप आरजेडी का अगर रेखा, क्योंकि जेजेडी तो आई थिंक डिफरेंट पार्टी है, आरजेडी की बात करें अगर रेखा गुप्ता के, तो आप रेखा गुप्ता के केल कैंडिडेट के मामले में क्या आप उनको बीजेपी से भी नीचे समझते हैं, या क्या आपका आकलन है? मैं मेरा आकलन अभी जिस तरह की बात है ना, जो अभी आज का सिनेरियो अगर आप देखेंगे तो ऑब्वियसली वो बीजेपी से तो थोड़ा नीचे जरूर हैं, लेकिन अगर कुछ दिन की बाद अगर यही डिस्कशन अगर करें, 5 दिन के बाद 7 दिन के बाद अगर डिस्कशन करें, तो मैं समझता हूं कि जो आरजेडी के जो कैंडिडेट हैं उनका छवि बीजेपी से थोड़ा ऊपर जाता हुआ नजर आएगा। आप अगर कैंडिडेट्स को भी आप खड़ा करके अगर देखेंगे ना, तो उसमें कहीं ना कहीं बीजेपी का कैंडिडेट ना आपको बैकफुट पे नजर आते हैं। तो एक होता ना, एक लीडर होने का। हाँ, मेरा भी यही आकलन था कि अभिषेक तो पहले वापस चले गए, वो थोड़ा सा इम्प्रूव भी लग रहे थे। अभी जो कैंडिडेट है मेरे अंदाज से तो कैंडिडेट लाइक भी नहीं लग रहे हैं। मेरे को कोई पूछेगा 10 में रेटिंग देने के लिए तो मैं 2 रेटिंग भी नहीं दूंगा, क्योंकि लीडर टैंक का मकसद है कि लीडर वो होने चाहिए जो जनता की आवाज उठाए। मुझे तो लगता है कि वो आदमी प्रिपेयर भी नहीं था कि मैं इस इलेक्शन को लड़ूंगा, है ना। ऐसे आदमी को आप कैसे लीडर बना सकते हैं जो खुद ही तैयार नहीं था? इवन आप भी अगर आप इमीडिएट अब कैमरा लेके उनसे कोई भी सवाल अगर पूछते हैं, तो वो 2 लाइन भी नहीं बोल पाएंगे कि जो मोदी जी के नेतृत्व में हम लड़ रहे हैं, ये भी लाइन अच्छे से वो बोल नहीं पाएंगे। तो ये है आज का सिनेरियो बीजेपी के कैंडिडेट के साथ। और दूसरा जो सबसे बड़ा मुद्दा है, इस कैंडिडेट को आज तक लोगों ने, एक होता है ना चेहरा के तौर पे आप देख पा रहे हैं ना, नाम और चेहरा से आपको रिलेट लोग नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसा सिनेरियोस बांकीपुर के अंदर अभी दिख रहा है। वो तो मुझे लगता है कि बहुत लोगों के साथ ये पॉलिटिकली, एक्चुअली वो तो बांकीपुर के लोग बताएंगे कि क्या उसको पहचानते हैं या नहीं पहचानते। इवन बीजेपी कार्यकर्ता कितने उनको पहचानते हैं, क्योंकि एक बीजेपी का कार्यकर्ता होना और एक
जनता का लीडर होना, जनता का रिप्रेजेंटेटिव होना, ये दोनों दो चीजें हैं। आपके बिल्कुल सोशल वर्क क्या है, उससे आप डिफाइन होते हो कि आप लीडर उस जगह को रिप्रेजेंट कर सकते हो। क्योंकि हमारा लीडर टैंक में मकसद ये है, आप उन्हीं रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट कीजिए जो आपकी बातें उठा करके सीएम के पास, मिनिस्टर के पास ले जा सके। अदरवाइज उस रिप्रेजेंटेटिव का कोई मतलब नहीं है। और ये इलेक्शन तो पर्टिकुलरली गवर्नमेंट बनाने की भी नहीं है, तो वो भी आप नहीं मान सकते हो कि गवर्नमेंट, और ऐसे भी गवर्नमेंट बनाने के लिए आप जब तक वोट देते रहोगे, पार्टियां आपको ऐसे ही बेवकूफ बनाती रहेंगी। आपको अपने लीडर को इलेक्ट करना है जो जाके सीएम और मिनिस्टर को क्वेश्चन रेज कर सके। बिल्कुल, अगर आप अभी बांकीपुर का स्पेसिफिक अगर चुनाव देखेंगे तो ये सीट लगभग 30 साल से भी ऊपर बीजेपी के साथ में थी। बीजेपी के कैंडिडेट वहां से लगातार 30 साल से जीत रहे थे। पहले नितिन नवीन जीते थे, उनके उससे पहले उनके पिताजी जीते थे, और अभी आज जो भी कैंडिडेट है तो आगे परिणाम बताएगा क्या है नहीं है। अभी भी आप अगर बांकीपुर का हाल अगर देखिएगा, रोड का सिचुएशन, एजुकेशन का सिचुएशन, लोग बच्चे जो हैं 18 से नीचे के बच्चे, 10 साल 12 साल के बच्चे बांकीपुर में चौराहा पे आजकल वो गलत प्रैक्टिस में आ गए हैं, वो स्मोकिंग कर रहे हैं। वहां का जो रोड का कंस्ट्रक्शन देखिएगा वो बहुत बेकार स्थिति में, बहुत सारे लोगों को जीवन स्तर अगर आप देखेंगे ना तो वो काफी नीचे है। तो इस तरीके से 30 साल कोई कम नहीं होता। 30 साल में अगर किसी पार्टी को अगर दिया जाए सीट्स तो वो जगह को काफी अच्छा बना सकता है, वहां की पॉलिसीज अच्छा बना सकता है। हाँ, मैं थोड़ा इसको सब्जेक्टिव मानता हूं, क्योंकि हम कंपेयर करें तो किससे करें। एक्चुअली लीडर टैंक बनाने का मकसद ये है कि हम कंपेयर कर सके, क्योंकि अगर बांकीपुर अगर विकास नहीं किया है तो कौन सा ऐसा नेता है जो एमएलए है जो विकास किया है। एक्चुअली जनता पैरामीटर जानना चाहती है कि अगर विजय अगर ये कर सकते हैं तो कहा जा सकता है कि सीएम ने क्यों नहीं किया। आई थिंक जनता के पास ये नॉलेज ही नहीं है कि एक्चुअली एमएलए कर क्या सकते थे और क्या नहीं किया, और ना हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन है कि उन्होंने 30 साल में एक्चुअली जनता के कौन कौन से प्रॉब्लम सॉल्व किए। इवन आज भी आप देखिए बीजेपी का कैंडिडेट का आप लिस्ट देखिए, सारे के सारे कायस्थ समाज से उठ के आ रहे हैं, सारे के सारे। इसका मतलब इवन टुडे आज भी 21वीं शताब्दी में हम जातिवाद के ऊपर वोट कर रहे हैं, ऐसा कैंडिडेट्स को हम ला रहे हैं। वो इसलिए ऐसा किया जा रहा है क्योंकि वो जो गढ़ है उसमें कायस्थ समाज की जनसंख्या जो है ज्यादा है। और मैं इस बात पे रोकूंगा क्योंकि मैं लीडर टैंक में नहीं चाहता, क्योंकि ये मेरे अंदाज से अगर कोई इंडिया में अगर दोषी है, लोग कहते हैं कि जनता दोषी है, मेरे अंदाज से अगर इस चीज के लिए कोई दोषी है तो वो मीडिया दोषी है ना। क्योंकि मीडिया ही इलेक्शन अनाउंस होते ही नहीं, वो सबसे पहले यही करती है कि पिछले बार वोट परसेंटेज कैसे क्या था। ऐसे लगता है कि लोग इलेक्शन आगे वाले के लिए नहीं पीछे वालों के लिए दे रहे हैं कि आप पीछे का वोट परसेंटेज देखते हैं। और सेकंड चीज, सबसे पहले वो यही बताती है कि कौन सी जाति है। आप पब्लिक को बार बार ये याद दिलाना चाहते हो कि आपकी जाति क्या है, ये जाति है, ये जाति है। और आई थिंक हमें बचना चाहिए, क्योंकि जब तक ये मीडिया ये सर्वेक्षण बताती रहेगी है ना कि इसमें इतने परसेंटेज है, ये जनता को याद दिलाती है और फिर जनता को ही ब्लेम करती है कि वहां जातिवाद है। बिल्कुल, देखिए ये मीडिया का तो एक पक्ष है ही साथ पॉलिटिकल पार्टियों का भी एक ये पक्ष है, हमेशा जाति देखकर ही वहाँ कैंडिडेट उतारते हैं और जाति के नाम पे वोट मांगते हैं। ये एक फैक्ट है आज की तारीख में। अगर आप देखें इंडिया में हर स्टेट में, हर तो नहीं बोल सकते हैं, मोस्टली बिहार यूपी जैसे स्टेट्स में जाति एक फैक्टर रहता है पार्टी के लिए भी और वोट के लिए भी। अब जिस तरह से अभी चेन्नई में जो विजय की सरकार आई है, उन्होंने एजुकेशन सिस्टम में ही बता दिया जो कास्ट रिलेटेड वर्ड्स नहीं रहेंगे आपके नाम में, कास्ट का नाम ही नहीं रहेगा। तो दिस इज अ न्यू इनिशिएटिव। आप उसको मैं तो ये भी फिर भी मानता हूं कि कम से कम अगर नेता अगर अपने कास्ट को देख के भी देते हैं तो वो घर में बैठ के देखते हैं, है ना। मीडिया उनको रोज दिन याद कराती है कि इतने कास्ट है, तुम्हारा कास्ट क्या है, तुम सोच लो तुम किसको वोट दोगे, और फिर तुम ब्लेम करते हो कि तुम अपने कास्ट को क्यों दिए, और तुम ही तो दिन भर कास्ट पढ़ा रहे हो उनको। तो मेरा क्वेश्चन ये, नेता तो वो बैकग्राउंड में बहुत कुछ सोच के देते हैं, है ना, और उनका काम है सोच के देना कि वो किसको टिकट दें। लेकिन आप जनता को याद दिलाते हो कि आपको अपने वाले कास्ट वाले को वोट देना है ना, डेवलपमेंट पे वोट नहीं देना है। आपने किसी मीडिया को पूछा है डिस्कस करते हुए कि पिछले 30 साल में बांकीपुर में क्या विकास हुआ, इन्होंने क्या काम किया? नहीं, सबसे पहला नंबर यही आएगा, पिछले बार इतने वोट परसेंटेज थे और इतने कास्ट हैं। तो कास्ट जब आप बताओगे तो आप क्या कह रहे हो जनता को कि आपको इसी पे वोट दो, फिर आप जनता को क्यों ब्लेम करते हो? इंडिया के डेवलपमेंट में अगर कोई रोड ब्लॉक है तो वो मीडिया है जो नेताओं के सिखाने पे जानबूझ के जनता को कास्ट रिमेंबर कराती है, क्योंकि नेता चाहते हैं कि मीडिया को कहते हैं कि आप जाके हर समय याद कराओ। अभी देखना जैसे मोदी जी का इलेक्शन होगा तभी तो वो कास्ट नहीं बताते, क्यों? क्योंकि उनको आला कमान से इंस्ट्रक्शन नहीं मिला है कि आप उनको जाके बार बार याद कराओ कि आपका कास्ट क्या है। लेकिन जैसे ही उनको पता चल जाएगा कोई स्पेसिफिक है, हमारी कास्ट की अच्छी
मतलब जो मेरा कैंडिडेट है हम उन पे जीत सकते हैं, तो वो आपको कास्ट याद दिलाने लगेंगे। इसलिए मैं तो जनता को यही अपील करूंगा, कास्ट जितना जल्दी भूल जाओ उतना आप जल्दी इंडिया डेवलपमेंट में मदद कर सकते हैं। बिल्कुल, जनता को हमेशा चाहिए। आप जितनी विकसित कंट्री अगर आप देखेंगे तो सारे विकसित कंट्रीज में, ऑलमोस्ट सारे विकसित कंट्रीज में लोग एजुकेशन के लेवल पर, लोग डेवलपमेंट के ऊपर वोट करते हैं। एक हमारा ही देश ऐसा है, और हो सकते हैं कई और ऐसे देश हो सकते हैं, लेकिन हमारा देश भी इस कैटेगरी में आज भी खड़ा है जहां पे लोग जातिवाद के तौर पे वोट करते हैं, या कैंडिडेट्स जाति के तौर पे आते हैं, या पॉलिटिकल पार्टियां जो है जाति पे कैंडिडेट का नाम अनाउंस करती है। तो मैं भी यही चाहूंगा कि जितने भी वोटर्स हैं जिनको आज सौभाग्य मिला है कि आप अपने वोट डाल सकें, तो हमेशा जात पात से ऊपर उठ के अपने सेल्फ डेवलपमेंट के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चे को पढ़ाई के लिए, स्वास्थ्य के लिए एक अनुभवी कैंडिडेट्स को वोट करिए। जो भी आपको लगे अनुभवी कैंडिडेट्स हो, जो भी परफेक्ट कैंडिडेट्स हो, आप उस कैंडिडेट को वोट करिए जो आपकी बात संसद में उठाए, आपकी बात विधानसभा में उठाए। हाँ, क्योंकि देखिए कास्ट अगर आप, क्योंकि मीडिया और मैं जैसे बोला ये इन्हीं लोग का ट्रैप है जिसमें जनता को फंसाए जाते हैं, और जनता सोचती है कि हम अपने से डिसीजन ले रहे हैं। जैसे कहा जाता है कि बड़े बड़े मैनेजमेंट के इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं कि ट्रांजैक्शन कैसे किया जाता है वो सिखाया जाता है बिना बोले हुए। तो मैं यही बोलूंगा, ये कोई आप जनता, आप अपने जात से वोट नहीं देते हो, ये नेता और मीडिया मिल करके आपसे ये वोट कर दिलवाते हैं। जैसे ही उनको पॉजिटिव होएगा, जैसे ही उनके पास निगेटिव होगा ना, तो ये यही चीज को बदलने लगेंगे। जैसे कि प्रशांत किशोर देख लीजिए, आज उनके पास ये फैक्टर सपोर्ट नहीं है तो वो कहते हैं जात पात कोई मतलब नहीं है, और जैसे ही जिस लीडर के पास पता चल जाएगा कि मेरा यही चीज सपोर्ट करेगा, वो आपको याद दिलाते हैं। तो आज जनता, ये आपका काम है इन चीजों को समझो कि ये ट्रैप है जिनमें आपको रोका जाता है। यही मैनेजमेंट में पढ़ाया जाता है। ये सारे लोग जो है ना पूरी दुनिया का किताब पढ़ चुके हैं कि लोगों को बेवकूफ कैसे बनाया जाता है, और वो आपको उसी ट्रैप में फंसाते हैं। और हमारा लीडर टैंक में मकसद है आपको अवेयर करना। बिल्कुल, ये जातिवाद एक ऐसा फैक्टर है ना जिसमें बहुत आसानी से आप किसी के हर्ट को आप टच कर सकते हैं, किसी एरिया को आप टच कर सकते हैं और इम्पैक्ट डाल सकते हैं। और दुर्भाग्य से हमारे देश में अभी भी ये चीज चल रहा है। ये बहुत ही, मैं नहीं मानता कि किसी भी देश के लिए, किसी भी स्टेट के लिए, विधानसभा के लिए अच्छी चीज है, बट लोगों को अभी चाहिए, आजकल जागरूकता की काफी धीरे धीरे लोग काफी जागरूक हो रहे हैं। तो लोगों को हमेशा ये चाहिए जो आप अच्छे कैंडिडेट्स को बिना जाति पाति देखे हुए आप वोट करिए। जब आप डॉक्टर से दिखाने जाते हैं उस वक्त आप जात नहीं देखते, जब आप इंजीनियर से काम कराने जाते हैं तब जात नहीं देखते, तो फिर आप वोट देते वक्त जात क्यों देखते हैं? जनता नहीं देखती। हम यही गलत कर रहे हैं, हम गलत लोगों को पॉइंट करते हैं। जनता नहीं देखती। ये पॉलिटिकल पार्टी कभी दंगा भरा के, कभी लड़ाई करवा के, और नहीं होता है तो मीडिया से आपको दिमाग में इंजेक्ट करा के, क्योंकि आपको जब ये बताया जाएगा कि इतने % यहाँ पे वोट हैं इनके, है ना, तो वो दूसरे लोगों को समझा रहे हैं कि ऐसे दो, इनको समझा रहे हैं। ये ब्रेन वॉश है बिना आपको बोले हुए। तो मीडिया के थ्रू आपका ब्रेन वॉश किया जाता है। अब हम चलते हैं एक क्रिटिकल फैक्टर पे। आपने एक चीज देखा होगा कि आपने तो रेटिंग दे दिया सभी लोगों को, मतलब एवोल्यूशन एक चल रहा है प्रशांत किशोर के खिलाफ। आपने एक बंदे का न्यूज देखा होगा, ठीक है, जो कि ये कह रहा है कि प्रशांत किशोर जी के खिलाफ पर्टिकुलरली कह रहा है कि वो आते हैं, कहते हैं कि लोगों को कि 10,000 में आपने अपना वोट बेच दिया, ठीक है, और हम कैंडिडेट थे उनके एक एरिया के, हम टॉप कैंडिडेट थे, हमने फॉर्म भरा और उन्होंने कहा था कि हम उन्हीं में से लोगों को सिलेक्ट करेंगे। मैं कहता हूं आपको ऐसे लोगों को लीडर सिलेक्ट करना चाहिए जो अपनी आवाज उठा सके। तो आज अगर अपनी आवाज उठा रहे हैं तो जनता की भी आवाज उठा सके। जो आदमी टिकट के नाम से डर के चुपचाप बैठ जाए, टिकट नहीं मिला तो जैसे अभिषेक सिन्हा का देख लिया, उस आदमी को तो आप किसी भी हालत में सपोर्ट नहीं कर सकते। जिस बीजेपी में इतने टेंटेड लोग हैं, ठीक है, उस बंदे का फादर के नाम पे टेंट होने पे उसका कैंडिडेचर विड्रॉ कर लिया और वो बंदा बोल भी नहीं पाया, वो आपका लीडर बन सकता है? नहीं बन सकता। उससे अच्छा तो जो वो बंदा है जो प्रशांत किशोर के खिलाफ बोल रहा है, ठीक है, अगर इंटेंशन बैड नहीं है, अगर इंटेंशन इतना ही एक्सपोजर का, तो मैं मानता हूं आपको ऐसे लीडरों को इलेक्ट करना चाहिए। ऑब्वियसली वो बांकीपुर से लड़ नहीं रहा है, वो केवल अगेंस्ट कैंपेन कर रहा है। लेकिन आपका इस पे क्या विचार है? उसका जो ग्रीवांसेस है कि उन्होंने बोला था कि हम टिकट देंगे उन्हीं लोगों को, और उसका सिंपल आमंत्रण यही है कि वो कह रहे हैं कि 10,000 में पब्लिक ने वोट भेज दिया, ठीक है, तो आपने भी टिकट बेच दिया, उसका ये आरोप है। तो आपका इस पे क्या कहना है कि अगर वो ये आरोप प्रशांत किशोर पे लगा रहा है?
देखिए, अब टिकट बिका है या नहीं बिका इस चीज़ का जानकारी मेरे पास तो है नहीं, पहली बात। दूसरी बात, जहाँ तक आप वो टिकट की बात कर रहे हैं, विधानसभा लड़ने की बात कर रहे हैं, आज की तारीख में जितने भी कार्यकर्ता चाहे जिस पार्टी से हो, सबकी महत्वाकांक्षा रहती है कि वो इलेक्शन लड़े, सबकी रहती है। लेकिन इलेक्शन तो कोई एक विधानसभा से या तो एक व्यक्ति लड़ेगा, राइट? एमपी का होगा तो भी एक ही व्यक्ति लड़ेगा। आप ठीक है, जनसुराज के बारे में ऐसे लोग बोल रहे हैं, ठीक है। आप देख लीजिए, अब बीजेपी के बारे में देख लीजिए। बीजेपी में कई सारे ऐसे कैंडिडेट्स के नाम थे जिनका पत्ता कट गया, जिनको टिकट नहीं मिला। एक तो अनाउंस होने के बाद नाम कट गया, वहां पर तो लोग नहीं बोल रहे हैं। तो देखिए, हर विधानसभा में अभी उस व्यक्ति को जो भी ये ऐसा कह रहा है कि जो हम ज्यादा पोटेंशियल कैंडिडेट थे, अभी सिर्फ एक सीट पर इलेक्शन लड़ना था और जनसुराज पार्टी के लिए एक ऐसे उम्मीदवार की जरूरत थी जो वहां पर जाकर अच्छे से इलेक्शन लड़े और अपोजिशंस को टक्कर दे सके। आप ऐसे भी जान रहे हैं, बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स थे पिछले इलेक्शंस में जो जनसुराज पार्टी के नॉमिनेशन करने के लिए गए थे और उसको बीजेपी ने एक्वायर कर लिया। अब इस पोजीशन पर कोई ऐसा कैंडिडेट्स को भरोसा जताया जा सकता था। आप बताइए, जनसुराज को ऐसे ही कोई लोग चाहिए होगा ना जो जिस पर भरोसा किया जा सके, जो नॉमिनेशन के बाद वो बॉयकॉट ना कर पाए या दूसरे पार्टी में ना चला जाए। तो इस लेवल का स्ट्रेंथ वाला अगर कोई कैंडिडेट होगा तो वो इस तरह का बयान तो नहीं देगा। अब लोगों को बहुत जल्दी विधायक बनना है तो इसके लिए तो कोई उपाय है नहीं, 5 नहीं, साल में ही हाँ, शायद आपने वीडियो नहीं देखा है, वो बांकीपुर का इंसिडेंट नहीं है, वो आई थिंक वो शायद बख्तियारपुर का बता रहा है लेकर के, वो पिछले इलेक्शन का बता रहा है। हाँ, लेकिन उसके बाद में ये दम है कि प्रशांत किशोर ने जब जनसुराज का कैंडिडेचर अनाउंस किया था तो लोगों को कहा था फॉर्म भरने के लिए और बोला था उन्हीं में से लोग चूज करेंगे। उसका ये दावा है कि मैंने जो पैसे थे वो मैंने पे किए फॉर्म के, मैं टॉप कैंडिडेट था और इनमें से 10 में से किसी को नहीं दिया गया, किसी एक्सटर्नल को दिया गया। इसी बात का वो ऑब्जेक्शन रेज कर रहा है। ये तो मुझे एग्जैक्टली नहीं पता 10 में से किसको दिया गया और कौन थे नहीं थे, लेकिन आप एक चीज बताइए, कोई भी एग्जामिनेशन होता है, उस एग्जामिनेशन में लाखों लोग फॉर्म भरते हैं लेकिन सिलेक्शन होता है उसमें से बहुत कम, राइट? कोई विधानसभा में सिर्फ एक कैंडिडेट का सिलेक्शन होगा। मान लेते हैं 100 कैंडिडेट ने अप्लाई किया होगा, सारे कैंडिडेट्स को फुलफिल किया होगा, फिर भी मिलेगा टिकट तो किसी एक को ही, राइट? अब उसमें लेकिन उसका दावा ये है कि ये उनको टिकट नहीं दिया गया जिसने फॉर्म भरा था एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है, अगर किसी और को दिया गया, ऐसा कोई अगर बात होगा तो जनसुराज पार्टी जरूर इस पे मंथन करेगी और जरूर इस पे सोचना भी चाहिए। अगर ऐसा कुछ बात है तो पक्का सोचना चाहिए। हाँ, ये एक निगेटिव कॉन्टेक्स्ट है श्योरली कि अगर कोई रूल बनाया था कि हम टिकट कैसे देंगे, ये बात है कि प्रसाद जी ने एक्सेप्ट किया है कि हाँ हमने डिविएट किया है, कुछ रीजन थे जिसके कारण डेविएट किया, लेकिन उसका जो ये ग्रीवांसेस है कि आपने जो रूल बनाया उस रूल से अगर वापस चले गए तो आप बख्तियारपुर में जब आके या मतलब बांकीपुर में आके जब आप ये बोल रहे हो कि 10,000 में लोग टिकट बेच दिए, तो उसका ये आरोप है कि ये आरोप आप पे भी क्यों नहीं लगता कि आपने भी टिकट अंत में बेच दिया। जैसे आप पब्लिक पे आरोप लगाते हो कि 10,000 में वोट बेच देते हैं, उसी तरह आप पे भी तो ये आरोप है कि आप भी टिकट बेच दिए क्योंकि आपने जो रूल बनाए थे उस रूल के अकॉर्डिंग आपने कैंडिडेट को नहीं दिया सिलेक्शन। देखिए, प्योर 100% ये सारी चीज जो होता है ना, लाइक अगर इस चीज को और देखें ना, प्योर 100% ईमानदारी और 100% ट्रुथ कहीं पे नहीं होता है। दिस इज ए कंपैरेटिव थिंग्स, राइट? कंपैरिजन होता है। आप भले वो व्यक्ति ऐसा कर रहा है, लेकिन पार्टी में बहुत सारे ऐसे पद भी होते हैं जो उस पद को संभाला जा सकता है। युवा मोर्चा हो गया, अलग अलग तरीके के पोजिशंस होते हैं, उपाध्यक्ष का, जिला अध्यक्ष का पोजिशंस होते हैं जिसको दिया जा सकता है और वो आगे चल के आगे नेक्स्ट इलेक्शन में भी उसको कोई ना कोई रोल मिल सकता है। लेकिन आप इस तरह से सीधा आप इलेक्शन में आकर के आप उसकी छवि को बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं, तो मैं समझता हूं हो सकता है अपोजिशंस की भी उनमें कुछ ना कुछ कहीं उनका सपोर्ट हुआ होगा ताकि आप बीजेपी की तरफ से आप जनसुराज का जो है कहीं ना कहीं आप उनका छवि पे प्रहार करिए, तो ऐसा भी हो सकता है। हाँ, ये फैक्ट है। मैं इस चीज पे तो पूरा एग्री करूंगा कि ऑपोजिशन, क्योंकि अगर यही बात होता तो कोई बीजेपी के खिलाफ नहीं बोलता, पुलिस आ जाती है, तो ऑब्वियसली ऑपोजिशन का। लेकिन मैं ये कहूंगा जनता को ऐसे ही लोगों को, क्योंकि अभिषेक सिन्हा जैसे आदमी को तो पक्का नहीं देना है जो कैंडिडेचर लेने के बाद भी आवाज नहीं उठा सके। आपको ऐसे ही लोगों को इलेक्ट करना है कि जो अगर प्रशांत किशोर ने भी, अगर उसकी पार्टी ने भी कुछ गलत किया है, ठीक है, तो वो आवाज उठाने के सक्षम रखता है। क्योंकि आप उन्हीं को एमएलए इलेक्ट कीजिए जो जाके सम्राट चौधरी को जाके पूछ सके, चाहे वो उसी पार्टी से बिलोंग करे या डिफरेंट पार्टी। गलत है, नहीं तो आप रिप्रेजेंटेटिव जनता के नहीं है, आप अपनी आवाज नहीं उठा पाइएगा, है ना। आप अगर जिला अध्यक्ष और ये सब लेके सेटिस्फाई हो जाएगा, जब हमने फॉर्म भरा, आप एग्जामिनेशन में फेल कर दो अलग बात है, पर आप मेरा क्वेश्चन पेपर बदल दोगे, आंसर शीट बदल दोगे, ये तो बेईमानी है।
नहीं नहीं, तो ये मेरे तो ख्याल से ऐसे ही लोगों को आप जनता को सिलेक्ट करना चाहिए, चाहे वो अपने पार्टी के खिलाफ हो या जो भी हो, वो आवाज उठाने के लिए रहे। आज अपने लिए आवाज उठाएगा तो कल जनता के लिए भी उठाएगा, नहीं तो वो नहीं, दबा ही रहेगा। ये तो अच्छी बात है जो एक एक अगर पार्टी में वो डेमोक्रेटिक तरीके से कोई आवाज उठा रहा है तो ये अच्छी बात है, अप्रिशिएट करना चाहिए, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, कोई दुख की बात भी नहीं है। अगर ऐसा हुआ है तो उनको नोटिस भी लेना चाहिए और अप्रिशिएट भी करना चाहिए। लेकिन आप दूसरी तरफ आप ये भी देखिए, जो पार्टी का कार्यकर्ता होता है, जो पार्टी के लिए होता है, जनता के लिए वोट करता है, जनता की सेवा के लिए आ रहा है, वो एक छोटी सी बात के लिए नाराज होकर और दूसरे इलेक्शन में आप इम्पैक्ट डाल रहे हैं, ये कहाँ तक ठीक है? ये भी तो ठीक नहीं है ना। हाँ, अगर ऐसा हुआ है तो ठीक है, उसका एक प्रक्रिया, आप टेबल पे ऑन टेबल आप बैठ के इस चीज को आप डिस्कस कर सकते हैं। हो सकता है आपको कोई दूसरा पद मिला दे दिया जाएगा, हो सकता है कोई आपको दूसरी अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी, ये अलग बात। लेकिन आप 7 महीने हो गए पिछले इलेक्शंस के, 7 महीने के बाद आप जाग करके आप इस इलेक्शंस में, वो सबसे इंपॉर्टेंट इलेक्शन है, आप देख ही रहे हैं, ऐसे इंपॉर्टेंट इलेक्शन में जहां पर खुद प्रशांत किशोर जी इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो उस जगह पे अगर इस तरह की बातें आप कर रहे हैं ना, तो मैं नहीं समझता कि जो वो बिना किसी एक्सटर्नल फोर्स के कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उसको बीजेपी से या किसी और पार्टी से समर्थन मिल रहा होगा। ये ठीक है, मुद्दा उठाना मैं नहीं कहता वो गलत है, उठाना भी चाहिए और जनसुराज पार्टी ने नोटिस भी किया है, तो इसका कुछ ना कुछ सोल्यूशन जरूर निकलेगा। हाँ, मैं तो यही कहूंगा कि मेरा यही है, लीडर टैंक से हमें किसी पार्टी से कोई मतलब नहीं है। मेरा यही कहना है, ऐसे ही लोगों को आपको इलेक्ट करना है जो पहले अपने लिए आवाज उठा सके, फिर वो जनता के लिए आवाज उठा सके। और मैं यही कहूंगा, ऑब्वियसली उसकी ग्रीवांसेस है, तो प्रशांत किशोर को श्योरली पब्लिकली मिलके उसको अपोलॉजी करने में क्या दिक्कत है कि हाँ ठीक है, लास्ट बार हमने नहीं मेंटेन कर पाए जो रूल बनाए थे, कोशिश करेंगे कि हम मेंटेन करें। यही एक लीडर का काम होता है। चाहे वो सीजेपी अगर प्रोटेस्ट कर रही है, तो आज हम मोदी से ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आपसे गलती हुई है, आप जाओ, कम से कम बात तो करना शुरू करो, क्योंकि अगर आप बात भी नहीं करोगे तो ये कैसा जनतंत्र आप बना रहे हो। बिल्कुल, आज तो आप जनसुराज पार्टी के ऐसे लोग बोल भी पा रहे हैं, डेमोक्रेटिक तरीके से बोल पा रहे हैं। आप बीजेपी में देख लीजिए, बोल भी नहीं पाते लोग, चुपचाप इलेक्शंस को पेपर विड्रॉ कर लेते हैं, बोलते हैं पारिवारिक कारणों से हुआ है, जबकि ऐसा बात है नहीं। आप बीजेपी में रहकर बीजेपी के अगेंस्ट आप बोल ही नहीं सकते। मैं तो यही कहूंगा कि अच्छी बात है, नहीं बात है कि जनसुराज बिफोर गलत रास्ते पे जाए और जहां पे नेता चुपचाप बैठ जाएं, जो आज बीजेपी की हालत है। अगर आप इसी तरह की पार्टी बनाइएगा या कुछ कीजिएगा, पहली बात तो पार्टी ही सिस्टम खराब है ना, क्योंकि जब आप टिकट देने का रूल बना लीजिए, जो भी पास होता है उससे आप टिकट दे दीजिए। चाहे बीजेपी में ही, बीजेपी के कितने अच्छे अच्छे कार्यकर्ता होंगे, ठीक है, वो ऐसे आदमी को टिकट दिया। पहली बात तो आपने ऐसे आदमी को टिकट दिया जिनके फैमिली में टेंट था, और देने के बाद आपने विड्रॉ कर लिया, वो बंदा आवाज तक नहीं बोल पा रहा है, आप ऐसे लीडर को क्यों इलेक्ट कीजिएगा। और जो दूसरा रिप्लेसमेंट दिए हैं, वो तो लगता है उससे भी गया गुजरा है, वो तो बेचारा बोलने का डर भी नहीं उठा रहा है कि मैं क्या बोलूं। जब एक का नॉमिनेशन विड्रॉ हो गया तो मेरा भी विड्रॉ हो सकता है, तो सर बेचारा चुप ही है, और वो क्या बोलेगा सम्राट चौधरी के खिलाफ। बीजेपी के पास कोई वहां कैंडिडेट है नहीं जो अभी प्रशांत किशोर का सामना कर सके। अच्छी सी ईमानदारी से अगर आप देखेंगे ना, तो ऐसा कोई कैंडिडेट वहां जमीनी स्तर का नहीं है। हाँ, बाहर का कैंडिडेट अगर आके लड़ जाए वो अलग बात है, लेकिन जमीनी स्तर का एक भी ऐसा कैंडिडेट वहां पर नहीं है जो बीजेपी की तरफ से प्रशांत किशोर का मुकाबला कर सके। इलेक्शन जीत हार अलग की बात है, लेकिन उस लेवल का कैंडिडेट जहां पे थॉट ऑफ एक्सप्रेशन, जहां पे बात करने का तरीका, जहां पर पॉपुलरिटी की बात है, तो ऐसे नेता बीजेपी के पास अभी फिलहाल तो नहीं दिख रहे हैं कहीं पे। मे बी आगे का क्या हो। मैं तो नहीं मानता, बीजेपी इतनी पुरानी पार्टी है, इतनी बड़ी पार्टी है, उनके पास श्योरली लीडर होगा। ये क्वेश्चन है कि वो उनको टिकट देना चाहते या नहीं देना चाहते। वो जैसे सीएम बनाते हैं क्रिमिनल को, क्या वो ऐसे ही लोगों को बनाना चाहते हैं कि जो आवाज भी ना उठा सके। आई थिंक प्रॉब्लम ये है कि वो पार्टियां ऐसे लोगों को टिकट देना चाहती है जो मुंह भी ना खोल सके उनके सामने में। जैसे आप देख ही रहे होगे कि बंगाल में क्या उनके पास चीफ मिनिस्टर नहीं था, बंगाल में कैडर नहीं था कि जो बीजेपी के पास जो सीएम बन सके। वो जानबूझ के ऐसे ही लोगों को दे रहे हैं जो क्रिमिनल हैं या जो लोग मुंह भी ना खोल पाए। तो मैं तो ये कहूंगा कि जो लीडर अपने लिए मुंह ना खोल सके, वो आपके लिए क्या मुंह खोलेगा, और उसको जिता के क्या फायदा है आपको। बिल्कुल बिल्कुल, जनता को ऐसे लोगों को जिताना चाहिए जो आपकी आवाज, जनता की आवाज पार्लियामेंट में, विधानसभा में रखे और अच्छे से रखे। और यहाँ पर कहीं से कोई दो राय नहीं है, जब प्रशांत किशोर बिना एक भी सीट के पिछले इलेक्शंस में, बिहार इलेक्शन में एक भी सीट जनसुराज पार्टी का नहीं है, उसके बावजूद भी प्रशांत किशोर ने लोगों का काफी काम करवाया। जहां तक आप वृद्धा पेंशन देख लीजिए, 400 से सीधा 1100 हो गया, इलेक्ट्रिसिटी लोगों का फ्री आने लगा, तमाम तरह के बहुत ऐसे सुविधाएं थे जो अपोजिशन में रह के, सरकार में नहीं रह के भी प्रशांत किशोर ने करवा दिया। तो आप ऐसे लोगों को चुनिए जो सरकार में जाकर सरकार से लड़ के झगड़ के, जैसा भी हो, आपका काम करे, आपके लिए लड़े और आपके बच्चों के लिए लड़े। तो ऐसे लोगों को चुनना चाहिए और बांकीपुर की जनता से यही उम्मीद की जा सकती है कि आप ऐसे लोगों को वोट करें और अपने विधानसभा भेजें।
हाँ, मतलब आपको हमेशा ऐसे लोगों को इलेक्ट करना है, वो तो ऑब्वियसली पार्टी के मतलब सर्वे सर्वा हैं और वो तो एक डिफरेंट पूरे नेशनल फिगर है। पर मैं कह रहा हूँ आपको हमेशा ऐसे लोगों को वोट करना पड़ेगा। मीडिया के बहकावे में मत आइए जो जनसंख्या और आपको तुरंत पढ़ाने लगते हैं। आपको ऐसे लोगों को वोट करना है जो आपकी बातें उठा सके। और प्रशांत किशोर जी जैसे बताया आपने, वो तो छोड़ दीजिए एक जगह का, वो तो मतलब पूरे फायर मोड में है और 3 साल से उन्होंने कमिटमेंट दिखाया है। ये नहीं है कि इलेक्शन के टाइम पे वो क्या बोल रहे हैं, तो उनके कमिटमेंट तो पूरे बिहार के लिए है। सो नो, दैट इज नो डाउट, आई थिंक बेस्ट कैंडिडेट है, क्योंकि जो आपको रिप्रेजेंट कर सकते हैं और जो बिहार को भी एक विजन रखते हैं कि बिहार को कैसे आगे ले जाया जा सकता है। सो एनीथिंग सुधांशु जी, आप कंक्लूड करना चाहेंगे? जी, इस कंक्लूजन बस एक चीज और कहना चाहूंगा, जनता को हमेशा बांकीपुर की जनता को एक बार फिर से गुजारिश की जाए कि आप जाति पाति से ऊपर उठकर एक ऐसे लोगों को विधानसभा भेजिए जो आपके लिए लड़े, आपकी शिक्षा के लिए लड़े, आपके बच्चों की पढ़ाई के लिए लड़े, आपके बच्चों के लिए एजुकेशन के लिए लड़े, मेडिकल के लिए लड़े, आपके सिस्टम्स के लिए लड़े, जो आपके लिए आवाज उठा सके। और ये कोई एक विधायक बनने की लड़ाई नहीं है, एक ऐसे व्यक्ति के लिए लड़ा जा रहा है जो हमारे चीफ मिनिस्टर जो अभी वर्तमान सम्राट चौधरी हैं, जिनके ऊपर काफी सारे एलिगेशन लगे हुए हैं। ऐसे आपराधिक बैकग्राउंड के मुख्यमंत्री हमें नहीं चाहिए। उसे सिस्टम से उतारने के लिए आप एक ही व्यक्ति है जो प्रखर तरीके से विधानसभा में इस चीज के लिए बोल सकता है, वो है प्रशांत किशोर, जनसुराज पार्टी के। तो सारे विधानसभा के लोग आप कोशिश करें, जरूर समझ के वोट करें और बिल्कुल भी एक अच्छे लोग को आप विधानसभा भेजें, ये मैं कहना चाहता हूँ। हाँ, एक चीज मैं प्रशांत जी से थोड़ा डिफर करता हूँ। वो कहते हैं कि एक विधायक कितना बदलाव लाएगा। बदलाव तो हमेशा करस्पॉन्डेंस में होता है ना। आप एक विधायक भी जब चूज करते हैं तो वो एक सिग्नल होता है, एक स्ट्रेंथ होता है कि हाँ, आपने एक आदमी को आवाज दिया है जो सही मुद्दे उठाता है। तो आई थिंक जो भी आदमी आपके मुद्दे उठा रहा है, सही मुद्दे उठा रहा है, आपके लिए लड़ने के लिए तैयार है, आप उनको सपोर्ट दीजिए। एक एक से ही चेंज जो है स्टार्ट होता है। चेंज कभी एक बार में सभी लोगों का नहीं होता, चेंज थोड़ा छोटा छोटा ही होता है और वही चेंज अच्छा भी है। बिल्कुल। और अभी आप चेन्नई का देख लीजिए, तमिलनाडु का देख लीजिए, विजय थालापति जिसे लोग कहते थे वो एक फिल्म के अभिनेता है, राइट, जो कैसे शासन चलाएंगे। आज देख लीजिए, मैं देख पा रहा हूँ जहां तक 2 महीने से, लगभग 2 महीने से ऐसे ऐसे स्टेप्स उठाए जा रहे हैं ना, जो काफी सराहनीय है। सीधा कहते हैं, अगर कोई अधिकारी आपसे घूस मांगता है तो आप सीधा कहिए कि आप फोन करिए और बोलिए हमारा भाई जो है चीफ मिनिस्टर है। और आप एजुकेशन लेवल में देख लीजिए, तमाम तरह के अच्छे अच्छे प्रक्रिया, अच्छे अच्छे योजनाएं ला रहे हैं। तो ऐसे लोग तो सिर्फ एक से ही होगा, तो अच्छी बात है, आप कहीं से सीखें और आगे बढ़ें। नहीं यार, सबसे बड़ी बात है कि जब आप चेंज करते हैं तो नए लोग आते हैं। अगर मान लीजिए उन्होंने डीएमके और एआईडीएमके को दिया होता, वो वही अपनी पुरानी चीजें, एक नया आदमी आया, नया विजन लेके आया, कुछ नई चीज ट्राई कर रहे हैं। 5 चीजें उसमें अच्छी भी हो सकती है, 1-2 चीजें खराब भी हो सकती है, लेकिन वो 5 चीजें लाइफ टाइम कंटिन्यू हो जाएगी। तो बिहार एक सबसे बड़ी दिक्कत ये कर रहा है कि वो सीएम को चेंज ही नहीं कर पाता। एमएलए को तो छोड़िए, वो उसी जगह पे अटका रहता है। चेंज जो है वही आपको नए कॉन्सेप्ट लाएगा, और नए कॉन्सेप्ट लाएगा तो नई डेवलपमेंट होंगे। आप अगर पुराने पे स्टिक रहिएगा तो वो तो ऐसे ही चलाते रहेंगे, वो मीडिया का मसाला लगाते रहेंगे जाति का, और आपको भटकाते रहेंगे उसी माया जाल में। बिल्कुल। अब साउथ इंडिया के एग्जांपल देख लीजिए, लगभग जितने भी केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका के आप देख लीजिए, लगभग हर 5 साल में चीफ मिनिस्टर बदलते रहते हैं, हर 5 साल में। और आज देख लीजिए वो सारे के सारे स्टेट्स बिहार, यूपी से कितना डेवलप्ड है, काफी ज्यादा डेवलप्ड है, राइट। तो बिहार की जनता को भी चाहिए, जो आप हमेशा सत्ता को पलटते रहना चाहिए ताकि डेवलपमेंट हो सके। हाँ, मुझे यही लगता है कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको थोड़ा भी डाउट है तो गवर्नमेंट पलट दीजिए। एमएलए पे थोड़ा भी डाउट है, दूसरे को चांस दीजिए, हो सकता है उससे अच्छा कर पाए या ना कर पाए। नहीं पड़ेगा तो फिर से ले आइएगा पिछले वाले को। लेकिन अगर आप चेंज नहीं कीजिएगा तो वो फ्रीज हो जाएगा, उनको कोई काम करने का मन नहीं करेगा। तो ये इंपॉर्टेंट है बांकीपुर के लिए भी कि आप चेंज लाइए, नहीं तो आज तो उनको इतना 30 साल का गुमान है, उनको फिर ये भी गुमान हो जाएगा, अरे छोड़ो प्रशांत किशोर भी किसी को नहीं हरा सकते, तो हमें काम करने की जरूरत क्या है। तो ये सोचना आपको है कि आपको डेवलपमेंट चाहिए या नहीं चाहिए। थैंक यू। थैंक्स अ लॉट।